Hello and good morning, friends. Today we are discuss about the parliamentary committees, which is one of the major topic in polity section. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि संसदीय समितियां क्या होती हैं, संसदीय समितियां क्यों गठित की जाती हैं, संसदीय समितियों की क्या भूमिका होती है। तो आज हम एक एक पे विस्तृत से चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि संसदीय समितियां क्यों गठित की जाती हैं, यानी संसदीय समितियों की क्या आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि जो संसद की एक प्रमुख समस्या है ना कि उस पर कार्य का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, जिसके कारण कई बार जरूरी विषयों पर भी पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है। इसलिए संसदीय समितियों के गठन की आवश्यकता होती है। संसद के कार्य जो होते हैं वो विविध होते हैं, जटिल होते हैं और काफ़ी बृहद बृहद होते हैं, यानी बड़े होते हैं। साथ ही संसद के पास न तो पर्याप्त समय है, न ही आवश्यक विशेषज्ञता, जिससे कि समस्त विधायी उपाय तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। यही कारण है कि अनेक समितियां इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती है। तो चूँकि संसद के कार्य विस्तृत होते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं, अतः इसकी सहायता के लिए संसदीय समितियों का गठन करना आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि संसदीय समितियां कब अस्तित्व में आई। तो भारत में जो संसदीय समितियां हैं ना, वो भारत में मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार है, उसके आधार पर वर्ष 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी, जिसे आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित किया गया। भारत के संविधान में अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में संसदीय समितियों के संबंधी क्या प्रावधान है। तो जो भारत के संविधान है ना, वो भारत के संविधान में ऐसी समितियों के अलग अलग स्थान पर एवं संदर्भों में उल्लेख आता है। लेकिन यहाँ ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि ये जो संसदीय समितियाँ हैं ना, इसके गठन, इनके कार्यकाल या कार्यकाल संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी इसकी चर्चा तो है, इसका उल्लेख तो है, लेकिन जो गठन और कार्यकाल के बारे में जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, ये भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 118 है ना, उसमें दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अपनी कार्यवाही के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान से संबंधित सभी मामलों में भी दोनों सदनों की नियमावली के अनुसार संचालित होते हैं। जो समिति से संबंधित सभी मामले हैं ना, समिति से जो संबंधित सभी मामले हैं ना, वो दोनों सदन की, यानी जैसे लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, तो दोनों के जो रूल्स बने हैं ना, लोकसभा रूल्स, राज्यसभा रूल्स, उसके अनुसार ये संचालित होंगे। यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मेजर है, कि जो संसदीय समितियाँ हैं ना, इसे लघु विधायिका भी कहते हैं, यानी मिनिएचर लेजिस्लेचर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, इसे लघु विधायिका भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो इसका मेजर पॉइंट है कि क्योंकि इन समिति जो होती हैं ना, संसदीय समितियाँ, इन समितियों में ना सभी दल का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए इसे मिनिएचर लेजिस्लेचर कहते हैं। अब इसी से जुड़ा एक ये चीज़ हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे कि एक संसदीय समिति कौन होती है, किसे हम संसदीय समिति कहते हैं। तो एक संसदीय समिति वह होती है जो निम्नलिखित 4 शर्त को पूरा करे। अगर ये 4 शर्तें को कोई भी समिति पूरा करेगी तब हम संसदीय समिति मानेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये 4 शर्तें कौन सी हैं? तो पहला चीज़ है जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है, या जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं। और दूसरा है जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है। और तीसरा है जो अपनी रिपोर्ट सदन को या लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। चौथा, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सचिवालय करता है। तो ये 4 शर्तें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संसदीय समितियां होंगी। तो ये 4 शर्तें होंगी तभी हम उसे संसदीय समिति मान सकते हैं। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि पार्लियामेंट जो परामर्शदात्री समिति होती है, परामर्शदात्री समिति यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंसल्टेटिव कमिटीज। तो परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्यों से ही गठित होती है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह उपरोक्त 4 शर्त हैं, इस 4 शर्तों को पूरा नहीं करती है, इसलिए इसे हम एक संसदीय समिति नहीं मान सकते। जो जो तो इसलिए जो परामर्शदात्री समितियां होती है वह एक संसदीय समिति नहीं है।
परामर्शदात्री समितियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय से इसका संबंध होता है। अर्थात जो परामर्शदात्री समितियां होती हैं इसका संबंध केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से होता है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं उस मंत्रालय के मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं। परामर्शदात्री समितियां का गठन कौन करता है? तो परामर्शदात्री समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय करते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, वे परामर्शदात्री समितियों का गठन करते हैं और उनके बैठक का आयोजन भी संसदीय कार्य मंत्रालय ही करते हैं। अब संसदीय समितियों के लाभ क्या हैं? परामर्शदात्री जो समितियां हैं इसके क्या मेजर लाभ हैं? तो जो परामर्श समितियां हैं इसके गठन का मुख्य लाभ यह है ना कि यह विभिन्न मंत्रियों और संसद सदस्यों को संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इसका एक यही मेजर लाभ है कि यह विभिन्न मंत्रालय और संसद के सदस्य हैं उसको संवाद के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है, ताकि वह वहाँ विभिन्न मुद्दों पे चर्चा कर सके। अभी जो वर्तमान में ना परामर्शदात्री समितियां हैं इसमें कुल इसकी संख्या जो अभी है वो 32 है। तो ये परामर्शदात्री समितियां हो गई। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। धन्यवाद।